दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि अगर भारत इतना बड़ा देश है तो फिर हर मुद्दे पर अमेरिका को खुलकर जवाब क्यों नहीं देता। सवाल गलत भी नहीं है, लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स सिर्फ गुस्से से नहीं चलती, कैलकुलेशन से भी चलती है। और यही बात हमें समझनी पड़ती है। देखिए, अगर भारत को आने वाले सालों में अपनी अर्थव्यवस्था को और तेजी से आगे बढ़ाना है, अगर करोड़ों लोगों को बेहतर नौकरियां और बेहतर जीवन देना है, अगर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में और ऊपर जाना है, तो उसमें अमेरिका की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स, कई जगह भारत और अमेरिका के हित आपस में जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि कई बार सरकारें ऐसे फैसले लेती हैं जो बाहर से देखने पर नरम लगते हैं, लेकिन उनके पीछे बड़ी रणनीतिक सोच होती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत की जनता अपनी राय नहीं रख सकती या फिर नाराजगी जाहिर नहीं कर सकती, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जब लोगों को लगा कि भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा है, तो सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर लोगों ने अपनी बात खुलकर रखी। और यही लोकतंत्र की ताकत भी है। खैर, आज की अपडेट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि एक तरफ भारत अमेरिका से जुड़ी चर्चा चल रही है, तो दूसरी तरफ इसरो को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 2 साल से जिस समस्या ने हमारे वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा था, अब उसकी असली वजह पकड़ ली गई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन ग्रोथ को लेकर भी भारत ने एक ऐसी सूची में जगह बनाई है जहां आमतौर पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का नाम लिया जाता है। तो आज काफी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले प्लीज सभी दोस्त लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। सबसे पहले बात करते हैं इसरो की, क्योंकि यहाँ से काफी समय बाद एक राहत देने वाली खबर निकल कर आई है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से पीएसएलवी रॉकेट को लेकर इसरो थोड़ा परेशान चल रहा था। समस्या ये थी कि रॉकेट लॉन्च तो सही हो रहा था, लेकिन जैसे ही मिशन तीसरे स्टेज में पहुंचता था, वहीं पर गड़बड़ शुरू हो जाती थी। और एक बार नहीं, लगातार 2 महत्वपूर्ण मिशनों में लगभग यही समस्या देखने को मिली। इस साल 12 जनवरी को भी पीएसएलवी के जरिए EOS-09 सर्विलांस सैटेलाइट और कई विदेशी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने की कोशिश की गई थी। शुरुआती चरण बिल्कुल ठीक रहे, सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही 3rd स्टेज का बर्न शुरू हुआ, मिशन में खराबी आ गई और लॉन्च सफल नहीं हो पाया। इससे पहले मई 2025 में भी लगभग ऐसा ही मामला सामने आया था। तब भी एक महत्वपूर्ण मिशन के दौरान पीएसएलवी को तीसरे स्टेज में दिक्कत आई थी। अब जब एक जैसी समस्या बार बार सामने आने लगी, तो जाहिर है मामला गंभीर था, क्योंकि पीएसएलवी कोई नया रॉकेट नहीं है। यह इसरो का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल माना जाता है। ऐसे में लगातार 2 मिशनों में एक जैसी दिक्कत दिखना वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का विषय था। यही वजह रही कि सरकार ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी में पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन और पूर्व इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ जैसे अनुभवी लोगों को शामिल किया गया। इनका काम था कि रॉकेट के हर हिस्से को बारीकी से देखा जाए, फ्लाइट डेटा चेक किया जाए, टेलीमेट्री रिकॉर्ड्स को खंगाला जाए और यह पता लगाया जाए कि आखिर बार बार गड़बड़ कहां हो रही है। अब अच्छी खबर यह है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, खराबी की असली वजह भी पहचान ली गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि पीएसएलवी में जो तकनीकी समस्या सामने आई थी, उसका सटीक कारण अब पता चल चुका है। हालांकि सुरक्षा और तकनीकी कारणों से उस कारण को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वह यह है कि समस्या सिर्फ पहचानी ही नहीं गई, उसका समाधान भी तैयार कर लिया गया है। यानी इंजीनियर अपना काम पूरा कर चुके हैं और अब पीएसएलवी को दोबारा लॉन्च के लिए तैयार किया जा रहा है। वैसे सच कहें तो पिछले कुछ समय में 2 असफल मिशनों के बाद इसरो को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने जल्दी जल्दी निष्कर्ष निकालने शुरू कर दिए थे, लेकिन स्पेस साइंस में कई बार एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी पकड़ने में भी महीनों लग जाते हैं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि समस्या पहचान ली गई है। अब अगली असली परीक्षा लॉन्च पैड पर होगी, क्योंकि आखिरकार किसी भी समाधान की असली ताकत अगली उड़ान ही बताती है। अगर अगला मिशन सफल रहता है तो यह इसरो के लिए एक बड़ी वापसी साबित हो सकती है। खैर, अब जरा अमेरिका वाले मामले पर आते हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जब मार्को रूबियो के भारत आने की चर्चा चल रही थी, तब अमेरिका ने अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने पर दिल्ली में एक कैंपेन शुरू किया था। कई ऑटो रिक्शाओं पर पोस्टर लगाए गए थे। उन पोस्टर्स पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर थी, अमेरिकी झंडा था और अमेरिका के 250 साल पूरे होने का संदेश लिखा हुआ था। लेकिन अब वही पोस्टर चर्चा में है और वजह बिल्कुल अलग है। दिल्ली से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें कुछ ऑटो ड्राइवर्स खुद उन पोस्टर्स को उतारते और फाड़ते दिखाई दे रहे हैं। गुस्सा किस बात का है? गुस्सा उस घटना को लेकर है जिसमें हॉर्मुज क्षेत्र के पास भारतीय क्रू मेंबर्स की जान गई थी।
कई ड्राइवर्स का कहना है कि जब भारतीय परिवार अपने लोगों को खो चुके हैं तो ऐसे समय में अमेरिका का प्रचार करना उन्हें सही नहीं लगता। कुछ लोगों ने तो खुलकर कहा कि अगर हमारे ही लोगों की जान गई है तो फिर हम अपने ऑटो पर ऐसे पोस्टर क्यों लगाकर घूमें। यानी मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, जमीन पर भी लोगों की नाराजगी दिखाई देने लगी है। अब दूसरी तरफ सरकार का रवैया देखिए। नई दिल्ली अभी भी काफी संभल कर चल रही है। सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते सीधे टकराव की तरफ चले जाएं, क्योंकि बात सिर्फ एक घटना की नहीं है। ट्रेड है, निवेश है, टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है और कई बड़े रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोगों के मन में गुस्सा नहीं है, और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ घंटों में अमेरिका को लेकर माहौल और ज्यादा गर्म हुआ है। दरअसल जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच हुई बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने एक प्रेस रिलीज जारी की। अब यहाँ जिस चीज ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह ये थी कि भारतीय नागरिकों की मौत पर खेद जताने की कोई खास बात उसमें दिखाई नहीं दी। उल्टा अमेरिकी पक्ष ने फिर वही बात दोहराई कि उस इलाके में मौजूद सभी कमर्शियल जहाजों को अमेरिकी बलों के निर्देशों का पालन करना होगा, और अगर कोई जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों या ब्लॉकेड का उल्लंघन करता है तो अमेरिका कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। यानी अमेरिका अभी भी अपने फैसले को सही ठहराने की लाइन पर ही चलता दिखाई दे रहा है। यहीं पर भारत में कई लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर भारतीय नागरिकों की जान गई है तो कम से कम उसके बारे में साफ और संवेदनशील प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए थी। अब आगे क्या होगा इसकी असली तस्वीर शायद 17 जून के बाद साफ होगी, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। और सच कहें तो इस समय लोगों की नजर सिर्फ मुलाकात पर नहीं बल्कि उसके बाद आने वाले संदेश पर है। क्या इस मुद्दे पर खुलकर बात होगी? क्या दोनों पक्ष अपनी अपनी बात सामने रखेंगे, या फिर मामला बंद कमरे की बातचीत तक ही सीमित रहेगा? इसका जवाब अब ज्यादा दूर नहीं है। अब जरा एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो सीधे भारत की ग्रोथ से जुड़ी हुई है। देखिए, किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ GDP के आंकड़ों से नहीं मापी जाती। कई बार यह भी देखना पड़ता है कि जमीन पर कितना काम हो रहा है, कितनी सड़कें बन रही हैं, कितने एयरपोर्ट खड़े हो रहे हैं, कितनी फैक्ट्रियां लग रही हैं और आने वाले समय के लिए कितनी तैयारी चल रही है। इसी को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है और इसमें भारत के लिए काफी बड़ी खबर निकल कर आई है। बर्लिन की एक वेंचर कैपिटल फर्म ने अपनी स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि 2020 से 2030 के बीच दुनिया में जितनी नई कंस्ट्रक्शन ग्रोथ होने वाली है उसमें अकेला भारत 14.1% हिस्सा देने वाला है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका 11.1% पर है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की रफ्तार के मामले में भारत अब अमेरिका से आगे निकल चुका है। सीधी भाषा में कहें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन ग्रोथ मार्केट अब भारत है। भारत से ऊपर सिर्फ चीन बैठा हुआ है और चीन अभी भी काफी आगे है। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल कंस्ट्रक्शन ग्रोथ में चीन का हिस्सा 26.1% रहने वाला है। मतलब भारत और अमेरिका को जोड़ भी दिया जाए तो भी चीन के बराबर नहीं पहुंचते। लेकिन फिर भी भारत के लिए ये छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है नए हाईवेज की, रेलवे स्टेशनों की, एयरपोर्ट्स की, पोर्ट्स की, सुरंगों की, फैक्ट्रियों की, डेटा सेंटर्स की और बड़े बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट्स की। और अच्छी बात यह है कि इन सब की रफ्तार भारत में अब अमेरिका से तेज दिखाई दे रही है। वैसे भी इतिहास गवाह है कि जब किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आता है तो उसके कुछ साल बाद वहां आर्थिक गतिविधियां भी तेज होने लगती हैं। नई सड़कें बनती हैं तो माल ढुलाई सस्ती होती है, नए एयरपोर्ट बनते हैं तो बिजनेस और टूरिज्म बढ़ता है, नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते हैं तो फैक्ट्रियां आती हैं और रोजगार पैदा होते हैं। एक और आंकड़ा भी काफी बड़ा है, 2030 तक दुनिया की लगभग 40% कंस्ट्रक्शन ग्रोथ सिर्फ भारत और चीन से आने वाली है। जरा सोचिए, दुनिया में जितना नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसका लगभग 40% हिस्सा सिर्फ इन दो देशों से होगा। अब आप बताइए, हाईवे, रेलवे, इंडस्ट्रियल जोन, पावर प्रोजेक्ट्स और बाकी इंफ्रा को लेकर पिछले कुछ वर्षों में जो काम हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि अभी रफ्तार और बढ़नी चाहिए? अब अगली खबर पर आते हैं और यह सीधे एप्पल आईफोन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई है। तमिलनाडु के होसुर में मौजूद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। आरोप लगाया गया है कि फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर आसपास के खेतों और भूजल को प्रभावित कर रहा है। इसी वजह से तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंपनी को नोटिस भेज दिया है। मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यही वह प्लांट है जहां एप्पल आईफोन के लिए बैक पैनल और कई अहम कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, और यही वह यूनिट है जिसने भारत को चीन पर निर्भरता कम करने में काफी मदद की है। बोर्ड का कहना है कि कई निरीक्षणों के दौरान यह पाया गया कि फैक्ट्री का वेस्ट वाटर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पोंड में जा रहा था। बाद में वही पानी ओवरफ्लो होकर आसपास के कृषि क्षेत्रों तक पहुंच गया। अब बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगर कंपनी का जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो बिजली सप्लाई रोकने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं और प्लांट बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है।